वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और हम यहाँ पे देखेंगे कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। तकरीबन ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, तो हमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताने हैं। जैसे कि हमारे 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइस हो गया। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो हमने साइंस में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो बहुत नई चीज़ नहीं है हमारे पास, या नई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो आप सिंपल सा ये बोलेंगे कि जैसे हमारे जो अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इनके नाम ज़रूर याद कर लेना, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे एयरबॉर्न जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली वो सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होते हैं। और जो स्मोक होता है, स्मोक ये कैसे एमिटेड होता है? केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज, जो ब्रिक जो चिमनीज़ वगैरह होती हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, रिफाइनरीज होती हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ से पता है टैक्स बहुत बार टॉक्सिक गैसेस जो होती हैं वो लीक करती हैं। बहुत ज़्यादा हज़ार्डस होती हैं, बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। इनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करेंगे। यहाँ पे 8th क्लास में यस ये मेंशन हुआ करता था। भोपाल गैस ट्रेजेडी को आपने देखा होगा, जो लीकेज होने लगी थी गैस की। ठीक है, जो हमारा जो नॉर्मल जो प्लांट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ से लीकेज हो रहा था। और लीकेज होने के कारण ये इसका जो लोगों के ऊपर ह्यूमन हेल्थ पे फ़र्क पड़ा ना, वो इनफेक्ट आज भी आप एडवर्स इफ़ेक्ट उसके देख जा सकते हैं, प्लांट पे, बिल्डिंग पे, ह्यूमन बीइंग पे, हर चीज़ पे। तो एयर पॉल्यूशन, 2 गैसेस के नाम तो आपने भूलना ही नहीं है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन तो आप लोगों को पता ही है, वो गंगा एक्शन प्लान 9th क्लास में भी आप लोगों ने किया होगा, कैसे कैसे नदियों और रिवर को हम पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, राइट। तो ये देखने वाली बात है, देख लेते हैं एक बार क्या है। और इसमें भी कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का तो हर जगह एफ्लुएंट्स जो होते हैं, इसमें से जो कचड़े निकलते हैं हम उनकी बात करें, हॉट एफ्लुएंट्स होते हैं, गर्म पानी जो इंडस्ट्रीज़ का होता है, मशीन वशीनों को चलाने के बाद जो छोड़ दिया जाता है नदियों में, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो केमिकल टेक्सटाइल, पेपर, पल्प, केमिकल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, मतलब सेम यही सब इंडस्ट्रीज़ के नाम आएँगे। जो काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और सब वाटर बॉडीज़ में ये लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे होगा क्या कि वाटर जो है वो कंटैमिनेटेड होगा। कंटैमिनेटेड मतलब ख़राब हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो फ्लाई ऐश होती है, जो धुआं धक्कड़ होता है, उड़ करके पानी में जाता है, फोटो जिप्सम होता है, आयरन स्टील स्लैग्स होते हैं, ये सॉलिड वेस्ट होते हैं इंडिया में, जो फैक्ट्रीज वगैरह से कचरा वचरा निकलता है और डंप कर दिया जाता है इन सब जगहों पे। थर्मल पॉल्यूशन की बात करेंगे, ये हमारा तीसरा पॉल्यूशन है। थर्मल पॉल्यूशन इट मीन्स व्हाट, जो थर्मल एनर्जी बनाने के रूप में हम यूज़ करते हैं और जिन उससे जो पॉल्यूशन निकलता है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम थर्मल पॉल्यूशन की अगर बात करें तो हॉट वाटर जो होता है वो फैक्ट्री से छोड़ा जाता है। और ये हॉट वाटर कहाँ जाता है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, ड्रेन किया जाता है रिवर में, पोंड में, और बिफोर कूलिंग ही कर दिया जाता है, मतलब ठंडा होने से पहले ही गर्म गर्म पानी रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो उसका एक्वेटिक लाइफ पे बुरा असर पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शंस होते हैं, वो जो कैंसर्स वगैरह कॉज करते हैं, बर्थ में जो डिफेक्ट्स लाते हैं बच्चों में, कैरेजेस जो होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, इन्हीं थर्मल पॉल्यूशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। एंड लास्ट आप क्या करेंगे, नॉइस पॉल्यूशन। एंड नॉइस पॉल्यूशन की अगर बात करें तो भाई आए दिन, अगर चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो अभी नवरात्रि था, जगह जगह ढोल नगाड़े या टैप रिकॉर्डर या डैक वगैरह बजते हैं, जो कहीं ना कहीं जो बूढ़े लोग होते हैं उन पे और जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो एयर ड्रम होते हैं वो फट जाते हैं लोगों के। तो जो अनवांटेड साउंड होता है वो इरिटेट करता है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाता है। जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ड्रिल मशीन चल रही है, कुछ चल रही है, पंप चल रहा है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ नॉइस क्रिएट करता है, जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन होता है। अब हम कैसे कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने के बेटा ये तरीके इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिएगा, बल्कि ये कॉजेज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा, अब जो हमने रीज़न पढ़े हैं ना, उन्हीं का जस्ट अपोजिट हमें
इसको स्टॉक करने के तरीके। तो पहला इन्होंने बोला है कि मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रीयूजिंग रिसाइकलिंग इन ए 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। मतलब हमें जो वाटर का जो मिनिमाइज यूज़ करना पड़ेगा, उसको दोबारा से रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, और 2 सक्सेसिव स्टेजेस हैं उनमें हम ये काम करेंगे। तो मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर, ये याद रखना बस। दूसरा आप करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, सो दैट कि वाटर रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो। अच्छा, तीसरा हम ये करेंगे कि जो हॉट वाटर होता है उसको ट्रीट करना बिफोर ड्रेनिंग इनटू द रिवर एंड पोन्ड्स। जो गर्म पानी होता है बेसिकली उसको हम पहले ट्रीट करेंगे, कूल डाउन करेंगे, एंड देन उसके बाद रिवर में हम उसे छोड़ेंगे। और उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कुछ 3 फेजेस में ये काम करेंगे। पहला चीज़ ये करेंगे कि इसमें हमारा मैकेनिकल मीन्स होगा, जिसमें हम वाटर में स्क्रीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, फ्लॉक्यूलेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे। ये जमाव वगैरह का प्रोसेस है, तो क्या इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप ये बस 3 वर्ड याद, 4 वर्ड याद कर लेना, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, जिनसे कहीं ना कहीं हम ये प्रोसेस जानते हैं, तो इतना कोई एक पर्टिकुलर शब्द नहीं आएगा, इनको बस आप याद कर लो कि मैकेनिकल प्रोसेस में हम ये 4 चीज़ मेंशन करेंगे। सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट। टर्शरी में हम बायोलॉजिकल भी करेंगे, केमिकल भी करेंगे, फिजिकल प्रोसेस भी करेंगे। और इसमें हम वेस्ट वाटर को रिसाइकलिंग करेंगे। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मिल्क प्लांट वगैरह में आप चले जाइए, तो गंदे पानी को कैसे लोग रिसाइकल करते हैं, वेस्ट वाटर को कैसे रिसाइकल करते हैं, एंड देन अपने ग्रीन बेल्ट को वाटरिंग करते हैं ये लोग, ये हमने देखा हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखेंगे, overdrawing the groundwater reserve by the industry where there is a threat to groundwater resource also need to be regulated legally। मतलब ग्राउंड वाटर को बचाने की बात करी जा रही है कि उसको भी हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर जो रिजर्व्स हैं बेसिकली उनको भी थ्रेटनिंग है, तो इसलिए हमें वहाँ पे भी प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो एयर है बेसिकली उसे हम जो हर एक फैक्ट्री में स्मोक स्टैक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन जो धुआं वगैरह होता है उसमें हम कमी ला सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, ये हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, वो तो बात की बात हम करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। जनरेटर की आवाज़ वगैरह आती है भाई, हर जनरेटर में हमारा साइलेंसर यूज़ होना चाहिए, सो दैट कि आवाज़ वगैरह ना आ जाए। और बहुत सारी मशीनरी को रीडिज़ाइन किया जाना चाहिए, सो दैट कि एनर्जी एफिशिएंट हो जाए और नॉइज़ को रिड्यूस कम करे। कभी भी फैक्ट्री वाले एरिया में चले जाना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। ठीक है, अच्छा, अब चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। इट मीन्स व्हाट? अब हम ये कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये सब हमारा ना कुछ चैलेंजेस हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट तो करना है लेकिन डैमेज नहीं करना है एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है एनवायरमेंटल को कंसर्न में करके, ताकि हमारा डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न होना चाहिए हमें। तो ये कुछ चैलेंजेस थे हमारे। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एनटीपीसी की बात करेंगे। और एनटीपीसी की अगर बात करें तो पहले तो एनटीपीसी के बारे में 100% ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, एक बार इसको आप देख लेना। एनटीपीसी जो है वो बेसिकली एक पावर कॉरपोरेशन इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ISO सर्टिफाइड है ये। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, और ये प्रोएक्टिव अप्रोच ऑप्ट करती है। ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच इट मीन्स पॉल्यूशन फैलाने से पहले ही पॉल्यूशन का निवारण कर लेती है। कैसे हमें प्रोटेक्ट किया जाए पॉल्यूशन को, ठीक है, कैसे स्टॉप किया जाए, इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। कि कोई चीज़ काम करने से पहले ही उसका इम्पैक्ट भाप लिया जाता है और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो पता करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है, अगर वो एडवर्स इफेक्ट है तो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं वो देख लेते हैं हम क्या करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, इसको ज़रूर करना 5 पॉइंट्स बना करके। पहला है, ये लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक वाले इक्विपमेंट वो लोग यूज़ करते हैं। मतलब कि हेडिंग बनाओ एंड देन एक्सप्लेन करो। सेकेंड ये होता करते हैं मैक्सिमम ऐश यूटिलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं।
और वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा वेस्ट जो जितनी भी चीज़ें होती हैं जनरेट की, वो उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रीन बेल्ट इट मीन्स हरा बेल्ट नहीं, ग्रीन बेल्ट इट मीन्स बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह प्लांटेशन वगैरह की बात ये लोग करते हैं, सो दैट की इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का फंडा ये लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बेसिकली रिड्यूस करने के लिए ऐश पोन मैनेजमेंट करते हैं, जो कि एक रिसाइकलिंग सिस्टम होता है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत, राइट। अच्छा, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमने कितना पॉल्यूशन क्रिएट किया, रडार वगैरह लगाते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी लोग ऑप्ट करते हैं। अपने पावर स्टेशन में इनका रडार तो लगा ही लगा रहता है, जिससे ये पूरा का पूरा लुक आफ्टर करते हैं कि हम कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना स्टॉप कर रहे हैं, और कितनी की हमें ज़रूरत है मशीन्स, मतलब हर चीज़ ये इसमें डाटा मैनेजमेंट में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है ऑल्दो ये चैप्टर कंप्लीट। और दोबारा बोल रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका एनटीपीसी वाला, जो कि क्या स्टेप्स उठाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर है रामागंडम प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट साउथ में है। ये जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद में है। ठीक है, तो ये पिक्चर्स देख लेना एक बार, बाकी और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि हमारा कौन सा होगा।